नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम संपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास को MCQ फॉर्मेट में समाप्त करने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो की ये सीरीज है जिसका पहला पार्ट हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज इसी के दूसरे पार्ट में हम 15 और महत्वपूर्ण प्रश्नों का पोस्टमार्टम करेंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको UGC नेट पेपर 1 तथा इतिहास संबंधी वीडियो एकदम आसान से आसान भाषा में मिल सके। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि ऋग्वेद, जिसका काल हम लोग मानते हैं ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, यानी कि 1500 से 1000 BC, फिर उत्तर वैदिक काल जिसका 1000 से 600 BC माना जाता है, का यह काल निर्धारण किस विद्वान ने किया है, ये हमारा प्रश्न है। मतलब ऋग्वेद तो मानते हैं कि 1500 से 1000 BC, इसी तरह उत्तर वैदिक काल जिसमें अन्य वेद की रचना हुई जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो अब ये सवाल है कि ये जो काल निर्धारण है कि ऋग्वेद का 1500 से 1000 BC, उत्तर वैदिक रचना जो थी उसका काल 1000 से 600 BC, ये किसके द्वारा किया गया? मैक्स मूलर, व्हीलर, कनिंघम या जेम्स मिल? तो ये जो काल निर्धारण है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का, ये काल निर्धारण मैक्स मूलर साहब के द्वारा किया गया था। यानी कि ये जो हमारा विकल्प ए है, ये क्या है? सही जवाब है। आपको बताओ कि मैक्स मूलर साहब ने ही ये जो काल हम लोग सर्वमान पढ़ते हैं ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक का सर्वमान काल 1500 से 1000 BC, 1000 से 600 BC, ये इन्हीं की दिमाग की उपज है और इन्हीं का सारा मेहनत है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राचीनतम उपलब्ध तमिल व्याकरण है तोल्कापियम, शिल्पाधिकारम और तिरुकुर्राल, या कोई सही नहीं? तो प्राचीनतम उपलब्ध तमिल व्याकरण की बात कर रहा है तो ये है आपका तोल्कापियम। आपको बताओ कि ये प्राचीनतम उपलब्ध तमिल व्याकरण है जिसका कुछ भाग प्रारंभिक ईस्वी में लिखा हुआ है। और ये शिल्पाधिकारम है, ये तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। और ये जो है तिरुकुर्राल, ये सी विकल्प, ये क्या है? तमिल साहित्य की से बाइबल कहा जाता है। अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेदांग साहित्य निरुक्त का रचना काल है। देखिए, आपको क्या करता है कि किसी भी एग्जाम में आप चाहे UGC नेट हो या एस्प्री हो, उसमें कई सारे ग्रंथों को दे देता है और फिर बोलता है कि इसको रचना काल के अनुसार से आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, मतलब घटते या बढ़ते क्रम में सजाए। तो वहाँ पे हमको ये रचना जानना जरूरी रहता है। तो ये पूछ रहा है कि वेदांग साहित्य निरुक्त का रचना काल है तो 3rd सेंचुरी BC, 4th सेंचुरी BC, 5th सेंचुरी BC और 6th सेंचुरी BC, ये इसके ऑप्शन है। तो आपको बताओ कि वेदांग की जो रचना हुई थी वो हुई थी 6th सेंचुरी BC में। वेदों के सही उच्चारण हेतु वेदांग की रचना हुई थी। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये क्या है? वेदांग साहित्य में आते हैं। ये 6 वेदांग है और वेदांग साहित्य का जो रचना काल है वो 600 से 200 BC है। तो इसमें निरुक्त का रचना काल आप समझ गए 6th सेंचुरी BC, और पूरे वेदांग साहित्य का रचना काल 600 से 200 BC माना जाता है। अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामायण में इन क्षेत्रों का उल्लेख है। आप जानते हैं कि रामायण एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। तो रामायण के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से किन क्षेत्रों का उल्लेख रामायण ग्रंथ में हुआ? कुरु, हस्तिनापुर, जन्मजेय, अयोध्या या सभी? तो आपको बताओ कि रामायण में कुरु का भी उल्लेख है, हस्तिनापुर का भी उल्लेख है, जन्मजेय का भी उल्लेख है और अयोध्या का भी उल्लेख है। यानी कि रामायण में इन सारे क्षेत्रों का उल्लेख है। पर आपको बताओ कि महाभारत युद्ध की कहीं भी चर्चा नहीं है। वही महाभारत में
वाल्मीकि के रामायण की चर्चा है और उसमें वर्णित राम कथा वाले अंश को रामोपाख्यान की संज्ञा दी गई है। ठीक, अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाभारत का रचना काल माना जाता है 500 BC से 300 AD, 400 BC। BC AD में तो नहीं ना फंसते हैं, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, AD मतलब एमनो डोमिनी, BC मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, यानी कि जब 2000 जो चल रहा है 2005 या 7 या 20 ईस्वी अभी जो चल रहा है, तो ये क्या है, AD है। ठीक, और जब BC कहते हैं तो ये 2000 माइनस करके, मतलब इससे पहले वाला वो BC कहलाता है। तो महाभारत का रचना काल माना जाता है 500 BC से 300 AD, 400 BC से 400 AD या 400 BC से 300 AD या नन ऑफ दीज। तो आपको बताऊं कि इसमें जो पहला विकल्प है कि 500 BC से 300 AD, ये किसका रचना काल है, ये है रामायण का रचना काल। फिर अगला जो ऑप्शन है 400 BC से 400 AD, ये है महाभारत का रचना काल। मतलब ये जो महाभारत की जो रचना हुई थी या रामायण की रचना हुई थी, ये कई कालों तक उसमें कुछ न कुछ जोर एडिटिंग होता रहा, जिसे अपने लोग अभी जो एडिटिंग करते हैं फ़ोटो में या किसी भी चीज़ में, फाइल में, तो वही एडिटिंग इसमें भी होता रहा था। तो महाभारत का रचना काल माना जाता है कि 400 BC से 400 AD। आपको बताऊं कि 2021 ईस्वी में हिल्टे बेटेल ने महाभारत का काल अपने अध्ययन के आधार पर 200 BC से 100 AD तक माना था, पर अभी तक वैसे सर्वमान्य जो है ये यही 400 BC से 400 AD रचना काल माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प बी सही जवाब होगा। अब है अगला प्रश्न कि किसने अपनी रचना में वर्णन किया कि हुमायूं का किला उस स्थान पर बनाया गया जहाँ कभी पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ अवस्थित थी। मतलब ये पूछ रहा है 21 नंबर प्रश्न कि कौन सा ऐसा लेखक है या इतिहासकार है जिसने अपनी रचना में यह वर्णित किया कि हुमायूं का जो किला है वह उसी स्थान पर बना है जहाँ कभी पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ अवस्थित थी। फरिश्ता, अबुल फजल, बदायूनी या कोई नहीं, ये आपके ऑप्शन है। तो आपको बताओ कि 16वीं सदी में लिखी अपनी पुस्तक आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा कि हुमायूं का किला उसी स्थान पर बनाया गया जहां कभी पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ अवस्थित थी। वास्तव में 19वीं सदी के अंत तक पुराने किले के भीतर इंद्रप्रस्थ नामक गांव हुआ करता था। तो ये जो हमारा प्रश्न था इसका विकल्प बी अबुल फजल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस पुराण में वर्णित है कि राजा निचक्षु के काल में गंगा में आई बाढ़ के कारण राजधानी को हस्तिनापुर से कौशाम्बी लाया गया। मतलब ये किस पुराण के बारे में पूछ रहा है कि जिसमें कि ये वर्णित है कि राजा निचक्षु के काल में गंगा में जो बाढ़ आई थी तो राजधानी को क्या करना पड़ा, हस्तिनापुर से कौशाम्बी लाना पड़ा। आपके ऑप्शन है मत्स्य पुराण, वायु पुराण या सी बोथ यानी कि दोनों या डी नन ऑफ दीज। तो आपको मैं बताऊं कि मत्स्य पुराण और वायु पुराण दोनों में ये वर्णित है। मत्स्य पुराण और वायु पुराण दोनों में ये बात वर्णित है। अब ये राजा निचक्षु कौन थे, आपको बताओ, ये परीक्षित के बाद 5वें राजा थे, अर्जुन का पौत्र, जो युद्ध के बाद राजा मनोनीत हुए थे। तो हस्तिनापुर में हुए उत्खनन के आधार पर वहाँ गंगा में आई बाढ़ के प्रमाण मिले हैं, समझ, और उसके बाद कई शताब्दियों तक उसे वीरान छोड़ दिया गया था। लेकिन यह कहना कठिन है कि पुराणों में भी इसी बाढ़ की चर्चा हुई है। ठीक है, अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाभारत काल से जुड़े स्थलों के उत्खनन से किस संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, ये हमारा 23 नंबर प्रश्न है। आपको बताओ कि ये से जो सारे प्रश्न हैं सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो महाभारत की रचना काल वाला ये महाभारत से जुड़े स्थलों के उत्खनन से संस्कृति वाला जो प्रश्न है, ये तो पिछले साल भी आपको बताओ कि ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा हुआ था। तो बड़ा ही प्रसिद्ध प्रश्न है, आप लोग जानते भी होंगे इसका जवाब। तो महाभारत काल से जुड़े स्थलों के उत्खनन से ये चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का साक्ष्य मिला, यानी कि PGW
डब्लू। आपको बताओ कि महाभारत से जुड़े हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, तिलपत, बागपत, मथुरा और बैरात जैसे स्थानों के उत्खनन से चित्रित धूसर मृदभांड यानी PGW संस्कृति के जुड़े प्रमाण मिले हैं। अब PGW का काल क्या है? 1000 BC। इस मृदभांड संस्कृति के अध्ययन से पता चलता है कि यह सभ्यता पशुपालन व कृषि पर आधारित थी। अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राकृत भाषा में रामायण किनके द्वारा लिखी गई? आप जानते हैं विभिन्न भाषाओं में रामायण का अनुवाद हुआ था, विभिन्न भाषाओं में लिखी गई थी। तो आपका सवाल है कि प्राकृत भाषा में रामायण किसके द्वारा लिखी गई? कंबन, तुलसीदास, विमल सूरी या नन ऑफ दीज? तो ये जो कंबन साहब है, ये 12वीं सदी में कंबन ने तमिल में रामायण लिखा था। तो कंबन तो तमिल के हो गए। तुलसीदास रामचरितमानस लिखे थे 16वीं सदी में। और जो तीसरा विकल्प है विमल सूरी, इनके द्वारा प्रकृत में पौमचरियु, इसका जो नाम है प्रकृत में रामायण का, प्रकृत भाषा में ये विमल सूरी द्वारा लिखित है पौमचरियु रामायण। ये हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। अब इसमें एक अलग तथ्य वर्णित है जो जान के आपको आश्चर्य लगेगा कि पौमचरियु रामायण में ये वर्णित है कि रावण को लक्ष्मण ने मारा था। अब हम बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत किस पीटक में संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची दी गई है? ये हमारा सवाल है। संघ में आप जानते थे कि संघ में जो भिक्षु प्रवेश करता था तो उसको कुछ नियम कानून में रहना पड़ता था। तो ये प्रश्न है कि संघ के डिसिप्लिन को तोड़ने पर किसमें प्रायश्चित की सूची दी गई है? सुत्त पिटक, विनय पिटक या अभिधम पिटक में, या डी नन ऑफ दीज? तो आपको बताओ कि सुत्त पिटक में जो है सो बुद्ध के उपदेशों की चर्चा है। और एक और चीज़ सबसे ज़रूरी बात कि पिटक साहित्य क्या है, मतलब कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य है। त्रिपिटक कहलाते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो आपको बता, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों की चर्चा है और विनय पिटक में संघ के भिक्षु व भिक्षुनियों हेतु नियम का वर्णन है। और इसी में जो प्रतिमोक्ष या प्रतिमोक्ष भी इसी से जुड़ा है, जिसमें संघ के अनुशासन तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची दी गई है। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प बी है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब है कि इतिहास में उपलब्ध वैसी प्राचीनतम रचनाएं जिनको विशिष्ट रूप से स्त्री द्वारा संकलित किया गया है। ये हमारा सवाल है कि मतलब कि हमें ये बताना है कि इतिहास में उपलब्ध वैसी प्राचीन रचनाएं के नाम बताइए जो विशिष्ट रूप से स्त्री द्वारा संकलित की गई है। थेर गाथा, थेरी गाथा, दोनों या नन ऑफ दीज? तो आपको बताओ कि थेर गाथा जो है वो बौद्ध भिक्षुओं का गीत है और थेरी गाथा जो है वो बौद्ध भिक्षुनियों का गीत है। तो यहाँ पे थेरी गाथा हमारा सही जवाब होगा। आपको बताओ कि स्त्रियों के संन्यास की अनुभूति के रूप में थेरी गाथा को वैसी प्राचीनतम रचनाएं माना जाता है जिसमें विशिष्ट रूप से जिसको स्त्री द्वारा संकलित किया गया है। आपको बताओ कि सुत्त पिटक जो है ये त्रिपिटक साहित्य में जो अभी सुत्त पिटक मैंने बताया था जिसमें बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है, इसको 5 खंडों में बांटा गया जिसको निकाय बोलते हैं। 5 निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो इसमें जो खुद्दक निकाय है इसमें जातक कथा है जो कि 300 BC से 200 AD तक उसका रचना काल माना जाता है। यह खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। अब हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है, ये पूछ रहा है कि पाली त्रिपिटकों को कब पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। ये हमारा प्रश्न है। आपको बताओ कि द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो कलाशोक के समय में, तो
इसमें वैशाली में ये हुई थी। इसमें सुत्त व विनय पिटक का संकलन हुआ था, संकलन ही हुआ था, पर लिपिबद्ध करने की ये जो बात कर रहा है कि पाली त्रिपिटक जो थे इनको लिपिबद्ध कब किया गया, 4th सेंचुरी BC, 6th सेंचुरी BC, 2nd सेंचुरी BC या 1st सेंचुरी BC। तो आपको बताओ कि 1st सेंचुरी BC मतलब 1st सेंचुरी BC पर पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देख रेख में पहली बार इसे लिपिबद्ध किया गया था। जाहिर सी बात है तब तक इसमें काफ़ी संशोधन किया जा चुका होगा। अब फिर हम देखते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर कि बुद्ध के उपदेशों से जुड़ी पुस्तकें हैं, यानी कि इनमें से कौन सी पुस्तक है जिनमें बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। नेति ग्रंथ, फिर है नेति प्रकरण, या दोनों सही है, या नन ऑफ दीज। तो आपको बताओ कि बुद्ध के उपदेशों से जुड़ी जो पुस्तक है वो नेति ग्रंथ भी है और नेति ग्रंथ के साथ साथ नेति प्रकरण, ये दोनों के दोनों बुद्ध के उपदेशों से जुड़ी पुस्तक है। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न जो आपके पिछले वीडियो में होमवर्क था, तो आप लोग अभी मिला लीजिए कि किन किन का सही जवाब हुआ है। क्लासिकल या शास्त्रीय संगीत की संज्ञा दी गई है, महाभाष्य, प्राकृत भाष्य, अष्टाध्यायी या नन ऑफ दीज। तो क्लासिकल या शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल या शास्त्रीय, यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए, यहाँ पे संस्कृत होगा, ये संस्कृत है, संस्कृत। तो हमारा जो सवाल है कि क्लासिकल या शास्त्रीय संस्कृत की संज्ञा दी गई है, तो ये जो संज्ञा है ये अष्टाध्यायी को दी गई है। इसे अष्टाध्यायी को 5th और 4th सेंचुरी BC में पनिनी ने अपनी अष्टाध्यायी में संस्कृत भाषा को व्याकरण सूत्रों के माध्यम से एक सुनियोजित स्वरूप प्रदान किया था, जिसे क्लासिकल या शास्त्रीय संस्कृत की संज्ञा दी गई। तो ये जो हमारा विकल्प है C अष्टाध्यायी, ये इसमें सही जवाब हो जाएगा। अब आज के लिए जो आपका होमवर्क है कि आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब ढूंढिएगा, या कहीं भी आपको जहाँ भी ग्रुप में लिखना हो वहाँ से आप इसका जवाब ढूंढिएगा और कमेंट बॉक्स में आके लिखिएगा कि इनमें से कौन बौद्ध मत स्वीकारने वाली गैर भिक्षुणी महिला थी जिसने निर्वाण को प्राप्त किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न यह है कि इनमें से कौन सी बौद्ध मत स्वीकारने वाली गैर भिक्षुणी, भिक्षुणी नहीं थी, गैर भिक्षुणी महिला थी, फिर भी उन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया था। जीवा, उब्बिरी, मित्ता या अपाला। तो ये 30 नंबर प्रश्न का आपको उत्तर खोजना है। आपको खोज के फिर कमेंट में 30 का ABCD जो उत्तर आपको लग रहा है वो लिखना है। मैं इसका सही जवाब अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसी तरह हम MCQ फॉर्मेट में पूरे प्राचीन भारत का एकदम महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाके इसका पूरी तरह से समाप्ति करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। सप्ताह में 2 दिन यही प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया से, और सप्ताह फिर अगले 2 दिन मॉडर्न इंडिया को इसी तरह MCQ फॉर्मेट में समाप्त करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं जो कि आपको नेट, JRF, IS प्री या PGT, TGT या किसी भी सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम सभी के लिए एकदम इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और साथ ही में जो UGC नेट इतिहास की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2 दिन हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का सीरीज लाएंगे। 2 दिन मतलब कि जो पहले UGC नेट इतिहास में पूछे गए प्रश्न हैं उनकी व्याख्या करेंगे, और 1 दिन मध्यकालीन भारत के लिए रहेगा। और जो UGC नेट पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो रोज़ाना शाम 4 बजे पेपर 1 से संबंधित वीडियो तो मैं लाता ही रहता हूँ।
एकदम हिंदी भाषा में, एकदम आसान भाषा में, जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, सारे टॉपिक को एकदम आसान भाषा में क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। उससे संबंधित ढेरों वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, जाइए और देखें। या यूसीनेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ है, वो भी प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं। तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और जैसी आपकी रुचि है उसके अनुसार से आप वीडियो सेलेक्ट करके देखें और खूब पढ़ें और खूब बढ़े। इसी तरह अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और भी कुछ सुझाव है या कोई सवाल है तो कमेंट करें। और आपको और इसका उत्तर तो आपको 30 नंबर प्रश्न का उत्तर तो कमेंट करना ही है। और जो आपके दोस्त इतिहास सीख रहे हैं, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो उन दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि वो भी लाभ उठा पाए। तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को समाप्त करेंगे। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बस खुद पे यकीन रखिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद।